नोटिंग का इतना एक्सपोजर आप लोगों को नहीं मिला होगा, और आप लोगों ने मोस्टली डाक डायरी डिस्पैच या कोई बिल प्रोसेस करने का काम किया होगा, या हो सकता है कुछ लोगों ने नोटिंग ड्राफ्टिंग भी कर रखी हो। एनीवे, मैं एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और कुछ दो चार चाहूंगा कि सम ऑफ यू come forward to share your experience and difficulties or your queries, if any is there. So let us start the session, and first part is noting, and what are the principle and procedure for noting. So first, what is the objective for noting? Noting करने के लिए क्या objective जो है noting का, और at the first, what is the objective of this very session? अभी हमारे सुनील दास सर ने जो इतना मेहनत किया है आप लोगों का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो देर इज सम मोटिव बिहाइंड इट। वो चाहते हैं कि आप सारे वेल प्रिपेयर्ड हो जाए, फ्यूचर में जब कभी भी कोई लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम हो तो आप लोग को सुविधा हो, आप लोग को ऐसा ना लगे कि कोई फॉरेन चीज आ गया है एकदम अचानक से, नई चीज आपके पास पहले से एक्सपोजर हो। सिमिलरली इस सेशन का ऑब्जेक्टिव जो अभी मैं आगे 75 मिनट आपके साथ बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज that at the end of this session you will be able to describe essential features of noting. So what are the essential features of noting? सबसे फर्स्ट, व्हाट इज एन ऑफिस? अगर आप लोगों में से कोई चाहे तो अपना माइक ऑन करके बोलना चाहे तो बताए कि व्हाट इज एन ऑफिस, एक ऑफिस क्या है। एनीवन? चलिए, इफ नो वन इज विलिंग देन लेट मी से why noting and drafting is necessary and why noting is essential. Noting is essential because we are working in a office. Otherwise, if we had not been working in an office, then we might have avoided this thing. बट जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में क्या होता है, हम जो कुछ भी रिकॉर्ड जनरेट होता है उसे हमें फ्यूचर के लिए रखना होता है, और दैट्स व्हाई जब तक वो रिटन फॉर्म में नहीं आता है, रिटन फॉर्म के कुछ अलग अलग प्रोसीजर हो सकते हैं। जैसे आपको अगर थियोरेटिकल क्लास आईएसटीएम से हो रखा है तो उन्होंने बताया होगा कि आप नोटिंग को कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, व्हाट एवर। बट इन एनी फॉर्म जो भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसके पर्पस के लिए आता है नोटिंग। तो क्या आप लोग काफी बोर हो रहे हैं, तो आइए थोड़ा सा पहले एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा एक गाने के माध्यम से ही कि किसी चीज को प्रॉपरली, यानी कि मेटलाइज करने के लिए, इलाज करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि कागज पे लिखवा लो और अंगूठा लगवा लो, नीचे सिग्नेचर करवा लो। यानी कि ऑफिस में हम जो कोई भी काम करते हैं हमारे ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो जब तक हम उसको किसी एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं ले लेते हैं, वहां पर हम अप्रोप्रिएटली साइन नहीं कर देता है, आइदर फिजिकल और डिजिटल, जैसा कि आपके ऑफिस में जो भी चल रहा है, तब तक वो वैलिड नहीं माना जाता है। आइए जरा देखते हैं ऑफिस का क्या है डेफिनेशन, व्हाट इज एन ऑफिस। हमने इसको ब्रेक किया है। ऑफिस इज अ कंटिन्यूअस वर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली, कि ऑफिस एक ऐसा स्पेशल यूनिट है जहां पर कंटिन्यूअस काम चलता रहता है। क्यों? आप आईसीआर का सिस्टम लीजिए, 1929 से चल रहा है, ऑलमोस्ट 100 ईयर आने को है और आगे भी चलता रहेगा। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसी भी ऑफिस का, और जहां पर अलग अलग ऑफिस में एक अलग अलग स्पेसिस, जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, एडमिन का अलग हो गया, एडमिन में भी एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन अलग हो गया, प्रिक्योरमेंट सेक्शन अलग हो गया, स्टोर सेक्शन इज सेपरेट, स्टेट सेक्शन इज ऑल्सो सेपरेट। सो
each particular section may be called an office, and some specific information is being maintained in that very specific office. So office is a continuous work specific information processing unit and reservoir of relevant rules, precedent, data and decision. यानी कि उस ऑफिस को जो भी डिसीजन लिया, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और डिसीजन पर पहुंच गए, उस डिसीजन को फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड करना है, ताकि समान प्रकार के केसों में समान प्रकार के निर्णय किए जा सके। ऐसा नहीं कि सिमिलर प्लेस्ड केस में किसी के केस में हमने अलाउ कर दिया और किसी को डिसअलाउ कर दिया। तो होपफुली ऑफिस किसे कहते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा। और चूंकि हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो हम किसी भी डिसीजन पे पहुंचे, वो कैसे करेंगे? हम हो सकता है कि एक मीटिंग में बैठेंगे, डिस्कस कर लेंगे, डिसीजन पे आ गया, लेकिन उसको इनेक्ट कैसे करेंगे? तो to implement that very decision taken in the meeting, we will have to draw the minutes of the meeting, or we'll have to draw the proceedings of the meeting. Similarly, whenever we receive any case, we process that very case with mentioning all the relevant facts, rules to the higher officer. So the written form of the communication among the officers of an office to arrive at a decision, that very document is called noting. So processing steps are, as and when you receive any DART diary, you register it in DART register. Thereafter, in the present era, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ ई ऑफिस इंप्लीमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ई डायरी करने के बाद, अगर आप डीलिंग हैंड भी है उस सीट का, अगर आप केवल एलडीसी का काम कर रहे हैं, डायरी डिस्पैच का काम कर रहे हैं, तो आप जो भी रिस्पेक्टिव सीट है उसके इनबॉक्स में डाक भेज देंगे। देयर आफ्टर जो कोई डीलिंग हैंड है, वो जो भी डाक आया है उसको फाइलिंग करेगा, यानी कि उस अपने इस ई फाइल में वो अटैच करेगा, जिस भी रिलेटेड फाइल से संबंधित वो डाक है। डॉकेटिंग, ये फिजिकल वाले में होता था जब हम फिजिकल करते थे। अब नए वाले में जो डॉकेटिंग करते हैं, तो जो हमारा ग्रीन शीट वाला पोर्शन होता है, वहां पर जो भी डाक आया उसके बारे में रेफरेंसिंग करते हैं और हाइपरलिंक करते हैं। आप लोगों को पता होगा किस तरह से हाइपरलिंक करते हैं। और देयर आफ्टर वी स्टार्ट नोटिंग। ये सारा चीज करने के बाद नोटिंग करते हैं, और नोटिंग को मैं आगे डिटेल करूंगा। और नोटिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंसिंग। कई बार जब हम लोग ई ऑफिस में फाइल बनाते हैं और हम अपने सीनियर ऑफिसर को भेजते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारी राम कहानी तो लिख देते हैं, लेकिन हमने जो जो या जिस किसी भी ऑफिस मेमोरेंडम एक्सेट्रा को हमने रेफर किया है, हम उसको हाइपरलिंक नहीं करते। तो फिर देन सीनियर ऑफिसर्स को दिक्कत आती है देखने में कि वो कौन सा रूल बोल रहा है, वो रूल कहाँ से है। तो वो रेफरेंसिंग जो है, सो अपने आईसीआर सिस्टम में अगर या ई ऑफिस के बारे में बात करें, तो रेफरेंसिंग इज नथिंग बट हाइपरलिंकिंग ऑल द OMs or any scanned copy attached in the correspondence portion under TOC of the e-file. Referencing करते हैं and thereafter we do the submission. हम अपने immediate higher officer को सबमिट कर देते हैं। वो चैनल चलता रहता है, हमने अपने इमीडिएट हायर ऑफिसर को किया, वो भी अपने इमीडिएट हायर ऑफिसर को भेजेंगे, फाइनेंस में जाएगा, फाइनली डायरेक्टर के पास से अप्रूवल हो करके आएगा, और उसके बाद हम डिसीजन ले लेते हैं। और जब डिसीजन ले लेते हैं, केवल डिसीजन ले लेने से काम चलेगा नहीं। वंस द डिसीजन इज टेकन एंड फाइल इज रिटर्न टू द डीलिंग हैंड, देन डीलिंग हैंड हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजन। और ये कम्युनिकेट द डिसीजन वाला पार्ट जो है, ये पार्ट ड्राफ्टिंग में आता है, ड्राफ्टिंग। और इससे पहले के पार्ट है वो नोटिंग का पार्ट हो गया। एंड देयर आफ्टर हम जब कम्युनिकेशन इशू कर देते हैं, उनके बाद हम लोग मॉनिटरिंग का काम करते हैं कि फॉलो अप करते हैं। जैसे हमने किसी का ट्रांसफर किया या हमने कोई परचेज ऑर्डर प्लेस किया, तो हम मॉनिटर करते हैं, फॉलो अप करते हैं कि वो सप्लाई आया या नहीं आया। अगर सप्लाई नहीं आया तो हमें उसको रिमाइंडर भेजना है,
अगर फिजिकल प्रोक्योरमेंट है तो, अगर जेम के थ्रू प्रोक्योरमेंट है देन हमको जेम पर इंसिडेंट रेज करना है. So we have to be the monitoring, and once the procedure is completed, then the e-file is parked for record purpose of record management. So these are the steps for noting, drafting, so far as our ICR institutes is concerned. हमको इस तरीके से ये करना है. आई होप यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर है, और कोई क्लियर नहीं है तो आप डॉट डॉट जो भी है नोट करके रख लीजिए. सब्सिक्वेंटली आई विल अटेंड द डॉट्स. फर्स्ट आते हैं व्हाई वी रिक्वायर टू नोटिंग. तो जैसा कि आपने गाना सुना कि ये भरोसा दिलाने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे प्रति कमिटेड हूँ, उन्होंने बोला कि मैं अंगूठा लगवा लो. सिमिलरली हम कोई भी डिसीजन पे अराइव करेंगे और उस डिसीजन में किस ऑफिसर ने क्या रिकमेंडेशन दिया, क्योंकि कोई डिसीजन लेने के प्रोसेस में ये हो सकता है कि नीचे के ऑफिसर ने रिकमेंड कुछ और किया हो और फाइनल जो अप्रूवल हो के आया वो कुछ और ही हो के आया हो. तो कल को अगर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं तो उसके लिए कौन लायबल होगा? क्या वो डीलिंग हैंड लायबल होगा जिसने फाइल पुटअप किया था? नो, वो ऑफिसर लायबल होगा जिसने उससे डिसएग्री करते हुए, डिसेंट दिखाते हुए, और उन्होंने कोई अदर डिसीजन ले लिया था. दैट्स व्हाई नोटिंग इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हम नोटिंग नहीं रहेगा, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो कल को जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, खास करके स्पेशली अगर कोई गलत काम हो गया, मतलब किसी तरह का मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो गया या किसी को अनड्यू बेनिफिट मिल गया, तो हम जवाबदेही कैसे तय करेंगे? तो जवाबदेही तय उसी से होगा. और साथ में जवाबदेही तय करना तो बाद की बात है, पहले डिसीजन पर कैसे पहुंचेंगे जब तक कि ऑफिसर का आपस में डिस्कशन नहीं होगा. हमको अपने घर में अगर कोई फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, एक मोबाइल खरीदना है, हम बहुत के तो अपने घर के मेंबर वालों से डिस्कस करते हैं कि यार मेरा मोबाइल पुराना हो गया, नया लेना है. अगर पॉकेट अलाउ करता है तो उस हिसाब से, अगर पॉकेट अधिक है तो आईफोन खरीद लिया, उससे थोड़ा कम अलाउ करता है तो सैमसंग, उससे भी कम अलाउ करता है तो ओप्पो. ऐसे हम कर देते हैं. लेकिन ऑफिस में हम भले ही 1 रुपए का चीज खरीदे या 1 अरब का चीज खरीदे, वो ऐसे केवल वर्बली डिस्कशन से नहीं होगा. उसका एक, जब तक हमारे पास रिटन परमिशन नहीं होगा हम नहीं कर सकते. स्पेशल केसेस में हम बिना रिटन परमिशन का भी कर सकते हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल हमको उसको रिटन फॉर्म में ला करके और उसको हायर अथॉरिटी से उसको कंफर्म कराना पड़ेगा कि हायर अथॉरिटी ने वर्बली इंस्ट्रक्ट दिया था इस काम के लिए, एंड आई हैव डन सो. हायर अथॉरिटी इज रिक्वेस्टेड टू कंफर्म दैट oral order. So need for noting is that noting is a tool for decision making. क्योंकि हम सारे ऑफिसर अलग अलग लेवल पर नोटिंग में अपनी अपनी बात को लिख करके, फैक्ट को सप्लीमेंट करके एक डिसीजन पे पहुंचते हैं. और इस प्रोसेस में क्या होता है कि नोटिंग फैसिलिटेट एंड इंश्योर कंप्रहेंसिव एग्जामिनेशन. इससे कि कोई मैटर है उसके क्या मतलब, हर एक तरह के पक्ष, एक डिमांड करने वाले का पक्ष होता है, एक रिस्ट्रिक्ट करने वाले का पक्ष होता है, यानी कि हर एक तरीके से सारे पोर्स एंड पोर्स जो भी है वो एग्जामिन हो जाते हैं. और साथ में इट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स रिटन रिकॉर्ड ऑफ डिसीजन एंड जस्टिफिकेशन, सो दैट कल को कोई भी व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सके. एंड इट ऑल्सो कंस्टिट्यूट प्रूफ एंड अप्रूवल ऑफ ऑर्डर. यानी कि हमारे पास रियली में कोई ऑर्डर इशू करने के लिए या कोई लेटर इशू करने के लिए ये ऑर्डर है. रिसेंटली आप लोगों ने वो देखा होगा, दास बाबू आप ऑनलाइन है? हाँ जी सर बोले. हाँ. जैसे रिसेंटली अभी देखा होगा, काउंसिल ने एक सर्कुलर इशू किया कि कोई एक ईओ के पोस्ट पे ज्वाइन करने के लिए पहुंच गया था कहीं. हाँ हाँ. हो सकता है बच्चे लोगों ने नहीं देखा होगा. तो ये कैसे पता चल गया आईसीआर को कि ये फॉल्स है? इसीलिए पता चल गया क्योंकि जो रिक्रूटमेंट फाइल होगा उसमें सारा जो भी नोटिंग, ड्राफ्टिंग, व्हाट इवन द कम्युनिकेशन हैज बीन मेड रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट, वहां पर सारा डेटा होगा. सोचिए अगर केवल वर्बली ही किसी को रखा जाता तो ट्रेस ही नहीं हो पाता ये फर्जी है या असली है. तो दैट्स व्हाई नोटिंग और व्हाट एवर इट इज प्रोसेस्ड ऑन फाइल, इट्स कंस्टिट्यूट ए प्रूफ of approval or order. What is the grounds?
एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेसिडेंट्स फॉर फ्यूचर केसेस, कि भविष्य में भी अगर इस तरह के कोई मामले आते हैं तो उसको हम कैसे निपटाएंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर हमारे नोटिंग में मिल जाता है। दैट्स इंश्योर कंसिस्टेंसी इन अप्रोच ऑफ द ऑफिस और द ऑफिसर एज वेल एज इट्स आल्सो प्रोवाइड historical and evidential material. So what are the guidelines for noting? This is the very important part, और मैं यहां पर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग हमें रोक करके बीच में सवाल पूछें। नोटिंग जो हम लिखते हैं, आप लोग ने एग्जामिनेशन में एस से लिखा होगा, हो सकता है आपने मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन में एस से लिखा होगा या संक्षेपण लिखा होगा 10th के एग्जामिनेशन में, एटलीस्ट 10th में तो आपने लिखा ही होगा, इधर हिंदी के लिए या इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, या अपना कोई भी लोकल लैंग्वेज अगर कोई अगर उड़िया मीडियम में पढ़ा है तो आपने उड़िया के लिए लिखा होगा, कोई मराठी में पढ़ा है तो मराठी में ऐसे लिखा होगा। तो ये नोटिंग क्या है? नोटिंग इज नथिंग बट एन अनदर फॉर्म ऑफ एसे। जैसे हम एसे में अलग अलग डेट डालते हैं, कुछ रेफरेंसिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से नोटिंग में हमको उसकी रेफरेंसिंग करनी पड़ती है, चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंगली हमें एसे भी बोला जाता है कि एसे में हमको अधिक मार्क कब मिलता है, जब हमारा एसे अगर 300 वर्ड में बोला है तो वो 250 प्लस या उसके आसपास में कंक्लूड हो जाता है तभी। अगर हमने 100 वर्ड में लिख दिया तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, और 350 या 400 भी लिख दिया तो भी हमारे मार्क्स कटेंगे। सो नोटिंग शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। सपोज दैट किसी ने कोई पैटर्निटी लीव के लिए एप्लीकेशन दिया या मैटरनिटी लीव के लिए एप्लीकेशन दिया, तो आप बताइए कि इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए हमें कितनी नोटिंग करने की जरूरत पड़ेगी? कोई बोलना चाहे तो? एनीवे अगर नहीं बोलना चाह रहे तो ही मैं बता दूं, अब मैटरनिटी लीव या पैटर्निटी लीव अप्लाई करने कोई भी करता है तो आज के डेट में क्योंकि एचआरएमएस इंप्लीमेंट हो चुका है, तो आपको कोई भी नोटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एचआरएमएस सिस्टम में अप्लाई करेंगे और उसी एचआरएमएस सिस्टम में अगर सारा डिटेल ऑलरेडी अपडेटेड है तो ऑटोमेटिक वहीं पर प्रोसेस हो जाएगा, वहीं अप्रूव हो जाएगा, और ऑटो एक कम्युनिकेशन फॉर्म बना हुआ जिससे वो डिस्पैच हो जाएगा। तो वहां तो आपको नोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी व्यक्ति ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई कर दिया, भले ही उन्होंने एचआरएमएस में अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर आपको नोटिंग में लेना पड़ेगा। उस एचआरएमएस में जो एप्लीकेशन आया, जिस किसी भी ऑफिसर के पास आएगा, फाइनली नोडल ऑफिसर के पास बटन होता है कि वो जब तक अप्रूव न करे वो अप्रूव नहीं होगा, और वो नोडल ऑफिसर उसे अप्रूव करने से पहले इसे मार्क करेगा एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में, और उसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा फाइल पे। तो वहां पर आप क्या देखेंगे? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मांग रहा है, फॉर व्हाट पर्पस? तो आप सबसे पहले देखेंगे इसका पर्पस क्या है। देर आफ्टर आप देखेंगे क्या वो पर्पस एज पर रूल उस पर्पस के लिए यूएल देना, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव देना एडमिसेबल है? अगर हाँ, तो मैक्सिमम कितने पीरियड का यूएल दिया जा सकता है? देन वो मांग कितने का रहा है, अगर उसने जो मांगा है वेदर दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ एडमिसेबल यूएल। इफ यस, ये आपको 3-4 पॉइंट केवल लिख देने हैं और आपको अपने हायर अथॉरिटी के पास दे देने हैं कि एज पर दिस रूल पोजीशन दिस में बी कंसिडर्ड और नोट कंसिडर, आपको रिकमेंड कर देना है। कई बार लोग सोचते हैं नीचे लेवल में कि क्या मैं लाइन ऑफ एक्शन रिकमेंड कर सकता हूं, मैं तो ऑफिसर नहीं हूं तो मैं क्यों डिसीजन लूं? नो, डीलिंग है जो भी नोटिंग को इनिशिएट करता है, दैट वेरी ऑफिसर इज competent to suggest a line of action। ये competent authority देखेगा उस लाइन ऑफ एक्शन से एग्रीड है या नहीं है, लेकिन जो डीलिंग हेड, जो भी डीलिंग हेड फाइल को पुट अप कर रहा है, वो लाइन ऑफ एक्शन में सजेस्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर ऑफ ए नोटिंग इज कंसाइज एंड टू द पॉइंट्स। देयर आफ्टर सिंपल एंड डायरेक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। इसमें हमें कोई ऑर्नामेंटल वर्ड जो है, जैसे लिखते हैं ना कि वो कविताओं में जैसे कवि उपमान करते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सुबह की धूप जैसे, आपको ये सारे नहीं करने हैं। बस केवल टू द पॉइंट लिखना है कि किस चीज के लिए आया है। कई बार लोग उसमें लिख देते हैं कि अंडर साइंड इज डायरेक्टेड, ये सब वो सारे फालतू के प्रोसीजर है।
डायरेक्ट टू द पॉइंट क्या मैटर है और किस चीज पे जाना है। और नोटिंग पहले जब फिजिकल में चलता था तो कई बार लोग रिसिप्ट पे ही लिख देते हैं थे रूटीन मैटर में, लेकिन अब चूंकि ये ऑफिस वाले फॉर्म में आ गया तो आप वैसे भी नहीं लिख पाएंगे, आपको ग्रीन शीट में ही लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट इज वर्बेटिम रिप्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जो एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन में जितना लिखा है सारा का सारा पैरा हम लोग कई बार नोट करने लगते हैं, यानी कि उनके एप्लीकेशन को कॉपी कर देते हैं नोट शीट में, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप उनका केवल निचोड़ बताइए कि उसने क्या डिमांड किया है और आप हाइपर लिंक कर दीजिए कि फॉर डिटेल एप्लीकेशन में भी सेम, ताकि आपका ये समय जाया नहीं होगा और टू द पॉइंट आपका आ जाएगा। और नोटिंग में हमेशा बिजनेस लाइक लैंग्वेज यानी कि कर्टियस, बिजनेस लाइक लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं कि आप किसी दुकान पे जाइए कोई सामान खरीदने के लिए, दुकानदार आपको 10 सामान दिखाएगा, आपको नहीं पसंद आए तो वो 11वां सामान भी दिखाएगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं भागो तुम्हारे लिए मैं हमारी दुकान पे कोई सामान नहीं है। अगर जो दुकानदार ऐसा बोलेगा तो उसकी दुकानदारी नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार जब हम ऑफिस में काम करते हैं और कोई फाइल इधर से उधर जाती है, सपोज दैट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने फाइनेंस में भेजा या किसी साइंटिफिक डिवीजन में भेज दिया कमेंट के लिए, उनके कमेंट आते हैं, हो सकता हो कि उनका कमेंट से आप एग्री ना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा नोटिंग में जो शब्द होने चाहिए वो कटसियस होने चाहिए, बिजनेस लाइक होने चाहिए, कोई ऐसे अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि किसी को अच्छा ना लगे। लोकेटिंग वाला पार्ट तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी डाक पे सपोज दैट डायरेक्टर ने कोई डाक देखा उस पर लिख दिया कि प्लीज पुट अप इट इमीडिएटली, तो आप नोटिंग शुरुआत करते समय आप वहां पर इसको रिकॉर्ड कर दीजिए कि प्लीज पुट अप इट इमीडिएटली और प्लीज पुट अप इट टुडे, और नीचे लिख दीजिए साइंड बाय डायरेक्टर। इससे क्या हुआ कि जो भी डबल एओ या एओ जिनके पास आप नोटिंग प्रस्तुत करेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि भाई ये फाइल अर्जेंट है और इसको अर्जेंट लेवल पर देखना है, सो ही विल अटेंड इट ऑन प्रायोरिटी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल पॉइंट पर आप कन्फाइंड रहिए, और लाइन ऑफ एक्शन अगर आपने कोई पहले से किसी ने सजेस्ट कर रखा है, अगर आप डीलिंग है इनिशिएट कर रहे हैं तो आप उसको सजेस्ट करिए, अगर आप हायर ऑफिसर है तो फिर एग्री है तो उस पर साइन करके आगे भेज देते हैं। सो नोटिंग विल बी ए सेल्फ कंटेंट समरी, जिसके साथ हम लोग अगर कोई हायर लेवल का, चलिए ये चीज हम आप लोगों से अभी डिस्कस नहीं करते हैं। सो ओवरऑल a functional approach to writing a note suggests that we should be very particular about both a structure and language of a note. For that we should be able to determine quantum of noting, यानी कि हमें देखना होगा कि हम नोटिंग कितना करना है। कोई छोटा केस है 4 लाइन की नोटिंग पर्याप्त है, कोई अगर बड़ा केस है जिसमें हमको एक एक चीज, जैसे किसी ने स्टडी लीव के लिए अप्लाई किया है तो हमको थोड़ा सा लंबा नोट लिखना पड़ेगा, सारा कुछ देखते हुए कि हमको उनसे बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना है, क्या उन्होंने पहले भी स्टडी लीव में रखा है अकॉर्डिंगली, या कोई प्रोक्योरमेंट का मैटर है जो ओपन टेंडर से प्रोक्योरमेंट होना है तो लंबी नोटिंग होगी, अगर कोई लोकल परचेज कमेटी से होना है तो वहां पर नोटिंग थोड़ी सी छोटी में काम चल जाएगा। तो हमको देखना होगा कि हमें कितनी बड़ी नोटिंग लिखनी है, कितना नोटिंग लिखना है और किस तरह का केस है, उस हिसाब से देख करके हमको डिसाइड करना है। सो ओवरऑल नोटिंग करते समय जो मेन चीज सबसे पहले देखना है कि पहले 2-3 लाइन में आपको बैकग्राउंड, इशू का बैकग्राउंड क्या है, मैटर क्या है वो बता देना है कि किस चीज से संबंधित है। उसके बाद आपको फैक्ट बता देना है कि रूल पोजीशन क्या है। अगर एप्लीकेंट ने कोई बात हाइड किया है, कई बार होता है कि एप्लीकेशन देने वाले जो कुछ बात होते हैं वो छुपा देते हैं जो उसके लिए डिसएडवांटेजेस हो, तो आपको वो देखना है कि अगर कोई मिसिंग है तो मिसिंग फैक्ट को आपको सप्लाई कर देना है। देन क्या रूल रेगुलेशंस है, अगर आप रेफर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और उसको हाइपरलिंक कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। इस तरह के मामले में अगर कोई पहले भी डिसीजन लिया गया उस तरह के का, तो अगर वो भी अगर आप बता दें कि सिमिलर केस था उसमें हमने परमिशन दिया था, ये भी एक एडिशनल चीज हो जाएगा। लेकिन ये प्रेसिडेंस देने का जरूरत पड़ेगा किसमें, जो हाई वैल्यू प्रोक्योरमेंट है या कोई कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो रूटीन मैटर में आपको प्रेसिडेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। और आप सजेस्ट अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें से अगर आपको एक से अधिक लाइन ऑफ एक्शन पर्याप्त मतलब समझ में आते हैं तो आप दोनों लाइन ऑफ एक्शन सजेस्ट करिए। इम्प्लीकेशंस, ये इम्प्लीकेशंस आपको
हर एक छोटे मोटे में केस में नहीं, लेकिन जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अब किसी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना है, मान लीजिए कि ठेकेदार परफॉर्म अच्छा से नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि नहीं ठेका बंद कर देना चाहिए, तो आपको उसका इम्प्लीकेशंस भी देखना होगा क्या, कि अगर आज हम ठेका बंद कर देंगे तो कल से कोई आदमी रहेगा उसको अटेंड करने के लिए क्या, या नहीं रहेगा। या सपोज दैट किसी साइंटिस्ट ने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दिया है और कुछ आपको नोटिंग चलानी है, तो आपको ये भी देखना होगा कि इसका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे तो हमारे साइंटिफिक मैन पावर बचेगा या कम हो जाएगा। या किसी टेक्निकल का इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर का केस है और उसने रिक्वेस्ट किया है कि हमारा फॉरवर्ड करिए, तो वहां भी इम्प्लीकेशन देखना पड़ेगा कि उसको छोड़ने से अकॉर्डिंगली, तो जो डिटेल केस है तो वहां पर प्रेसिडेंट्स, अल्टरनेटिव्स और इम्प्लीकेशंस, ये तीनों चीज मेंशन कर देने से आपकी नोटिंग ज्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है। जो डोकेटिंग वाला मैंने बताया था वो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि डोकेटिंग क्या होता है। आपके पास जो कोई डाक होगा, तो डाक अगर डायरेक्टर के पास मान लीजिए कि फिजिकल आया या इलेक्ट्रिकल व्हाट एवर जहां से, तो इलेक्ट्रॉनिक डाक भी आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाक को भी फॉरवर्ड करते समय वहां पर एक कमेंट डालने का होता है। तो हो सकता है कि हायर ऑथोरिटी अगर आपको डाक भेजे आपको इलेक्ट्रॉनिकली, तो उस कमेंट में कुछ ऐसा लिख दे जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, या अगर फिजिकल डाक है तो उसके डाक पर ही अगर उसने कुछ लिख दिया रिसिप्ट पर, तो नोटिंग करते समय हमें अपने नोट के सबसे ऊपर में उसके बारे में लिख देना चाहिए कोटेशन मार्क के अंदर। इससे क्या होता है कि जो भी ऑफिसर के आप वो फाइल भेजेंगे, उन ऑफिसर को एक रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ हायर अथॉरिटी ने इसमें ये कोई रिमार्क लगा रखा है, सो इसको प्रायोरिटी दिया जाना है। और रेफरेंसिंग का आपको पता है, पहले जब मैनुअल फाइल चलता था तब तो बहुत लंबा प्रोसीजर था, और आज के डेट में बहुत सिंपल है रेफरेंसिंग के लिए, कि आप जो भी रूल रेगुलेशंस रेफर कर रहे हैं उसको कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन में टीओसी में आप अटैच कर दीजिए और नोटिंग में उसको हाइपर लिंक कर दीजिए। तो इसलिए मैं इस पर आगे और डिटेल नहीं करूंगा। ये भी मैनुअल वाले में जरूरत है। सो आई क्लोज इट, और आपसे अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछे, नोटिंग के बारे में कोई और क्वेश्चन बचता है तो। दास हाँ सर। एनी क्वेरी फ्रॉम कैंडिडेट्स अबाउट नोटिंग? जिसको जो भी डाउट है पूछिए भाई। आईसीआर सिस्टम में आप काम करते हैं, सारा आईसीआर सिस्टम में आपको कुछ भी डाउट होता है पूछिए। ऐसे चुपचाप बैठने से कैसे होगा? ये तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। कोई बताएगा, आप सुन रहे हैं, कुछ डाउट होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। ओनली चुपचाप बैठेंगे, रिसोर्स पर्सन बोलते जाएंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अब वो भी ऐसा आपका रिपीटेशन क्लास मानो उसको भी। तो अनम्यूट, अनम्यूट का देख लीजिए शायद, वो अगर दास हम, बाबू अनम्यूट का देख लीजिए ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है हाँ बच्चे ठीक खुद है ठीक नहीं है। कर पा रहे हो। वो कर सकते हैं खुद। अभी तो कोई पार्टिसिपेंट ने उसका इंट्रोडक्शन दिया ना, अटारी वाला। होस्ट की तरफ से म्यूट बता रहे हैं क्या ये? हाँ ठीक है सर, काम कर रहे हैं कर रहे हैं। कोई सर, कोई पूछा है कि एलडीसी का मेनली काम क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज थोड़ा बोल दीजिए। हाँ, जो क्वेश्चन है, चले वेरी गुड क्वेश्चन, कि एलडीसी का मेनली काम क्या है। हाँ। अभी देखिए एलडीसी के काम, आप ऐसा मत सोचिए कि हम एलडीसी है तो हम केवल डायरी डिस्पैच करने के लिए उपलब्ध हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि अभी हाल ही में, और उसका बहुत श्रेय जाता है दास बाबू को, उन्होंने एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था। जो भी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल हुए थे उस एग्जाम के लिए अपियर होने वालों के लिए, और आपको पता है कि वहां पर 5 पेपर का एग्जामिनेशन था, और उस पेपर में, उस एग्जामिनेशन में कई सारे एलडीसी सिलेक्ट हो गए हैं, सीधे एलडीसी से क्या बन गए, असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर। यानी कि पे लेवल 2 से सीधा जंप हो गया पे लेवल 7 में। तो ये डिपेंड करता है कि आप बीइंग एलडीसी आप कितना सीखना चाहते हैं। और आज के गिवन डेट में मैं बताऊं तो आप एलडीसी छोड़ दीजिए, एमटीएस जिसको बोलते हैं ना,
जो पहले ट्रिपल एस था, हमारे इंस्टीट्यूट में दास बाबू ट्रिपल एस भी फाइल मूव करते हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग, हाँ हाँ because they are multitasking staff. So we have given them e-office, and the routine matter, we have imparted some training to him, and now our triple S staff are also submitting file with noting and drafting. और जब कोई एलडीसी, एक एलडीसी को अगर अपने जीवन में तरक्की करना है, आगे नए काम सीखने हैं, तो उसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि वो एलडीसी होते हुए एलडीसी से लेकर के डबल ओ तक का काम वो कर सके, या अगर कोई फाइनेंस सेक्शन में काम कर रहा है तो उसे प्रिपेयर होना चाहिए कि वो एलडीसी से लेकर के एएफओ तक का काम कर सके। इससे आपको दोनों तरीके से बेनिफिट है। आपको लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा, उसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप काम करेंगे तभी आप परीक्षा में भी, एग्जाम में भी लिख पाएंगे। आपको अप्रिसिएशन बेटर मिलेगा, आपके काम अच्छे रहेंगे तो आपको एपीआर में ग्रेडिंग अच्छी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के एक एलडीसी का जो है काम, अगर डिफाइंड वर्क की बात करें तो डिफाइंड वर्क के हिसाब से भी, अब चूंकि सारा डायरी डिस्पैच का काम इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, प्लस मैनुअली भी चल रहा है, और उस काम के लिए हर एक सेक्शन में एमटीएस होता है। और अगर एमटीएस भी नहीं है, एलडीसी भी नहीं है, तो अगर उस सेक्शन का जो डबल है वो खुद भी वो काम करेगा। तो आप एक एलडीसी एलडीसी नहीं होकर के एक ऑलराउंडर है, जो टीम का सबसे उपयोगी खिलाड़ी होता है, वो एक उपयोगी खिलाड़ी है। तो एलडीसी का काम नोटिंग ड्राफ्टिंग सब है, और बाकी डायरी डिस्पैच का काम है वो सारे हैं। अब किसी ने एक क्वेश्चन किया है कि सर एक्सप्लेन डॉकेटिंग। ये स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? हाँ हाँ सर देख रहे हैं। वैसे मैंने यहाँ पर आपको एक नोट ओपन किया है, आई होप सबको विजिबल है। यहाँ या पर नोट, यहाँ पर विजिबल है। नोट, हाँ नोट नंबर 114 स्टार्ट हुआ है। आई होप इट इज विजिबल। विजिबल सर विजिबल। अब डॉकेटिंग क्या होता है? सपोज दैट, मान लीजिए कि ये डाक है, ये आप कोरस्पोंडेंस पोर्शन में देखे होंगे पेज 323, ये डाक है। अगर इस डाक पर, यहां पर जहां मेरा अभी कर्सर मूव कर रहा है, या इसके पेज पर कहीं भी डायरेक्टर ने या चीफ एओ ने या कोई हायर ऑफिसर ने इसमें कुछ स्पेशल रिमार्क लिखा हो और नीचे अपना साइन कर दिया हो, तो डीलिंग हैंड को क्या करना होता है? जो यहाँ पर नोट 114 शुरू हुआ, तो सबसे पहले ये श्रीमान जो लिखा है उससे ऊपर एक कोटेशन मार्क के अंदर जो भी चीज यहाँ पर नोटेड है, इस डाक पे नोटेड है, वो एज इट इज टाइप करके कोटेशन मार्क बंद करके, और उसके नीचे एसडी लगा करके, और फिर अपना नोटिंग शुरू करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि चलिए मैं अपनी नोटिंग स्टार्ट करता हूं। ये मैंने नोटिंग स्टार्ट करा। अब हमको डॉकेटिंग करना है, तो हम सीधे लिखेंगे द पीयूसी में बी सीन एट पेज, यहाँ पर 323 है तो लिख देंगे 323/C। हो गया। अब यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे
ठीक है, ये हो गया आपका डोकेटिंग का पार्ट। और उसके बाद आप अपनी नोटिंग शुरू कर दीजिए। तो दैट्स हाउ आई होप इट इज विजिबल, यस सर, विजिबल विजिबल। है ना। तो ये वाला जो पार्ट हो गया जिसको मैं अभी बोल्ड कर रहा हूं, ये पार्ट क्या हो गया, डोकेटिंग। इससे क्या होगा, जब हम ये नोट किसी को भेजेंगे, किसी भी ऑफिसर को भेजेंगे, तो सबसे पहले जो ही ये बोल्ड वाला लेटर पड़ेगा कि दिस मैटर इज टू बी पुट अप ऑन ई फाइल एंड सबमिटेड टू द अंडरसाइंड टू डेट सील इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि उस ऑफिसर को किसी मान लीजिए एओ के पास गया, डब्ल्यू के पास गया, तो उनको पता हुआ कि भाई ये फाइल डायरेक्टर साहब आज के आज देखना चाहते हैं, तो वो इंश्योर करेंगे कि आज के आज चला जाए। या ये भी हो सकता है द मैटर इज टू बी पुट अप ऑन ई फाइल एंड सबमिटेड टू द अंडरसाइंड बाय और बिफोर 2/9/2024। तो इससे भी क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा कि यानी कि ये फाइल 2 सितंबर या उससे पहले डायरेक्टर के पास सबमिट हो जानी चाहिए, ताकि कोई अगर बीच में डिले करना चाहता है या कोई पेंडिंग है तो उसको थोड़ा सा सिंसियर हो जाए। तो ये पार्ट हो गया डॉकेटिंग का। ये हो गया आपका नोटिंग का पार्ट। जैसे कि आपने देख लिया एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या, एक कुछ हमको टेक्निकल इंप्लॉइज के असेसमेंट करवाने हैं, तो उन्होंने देखिए ब्रीफ बैकग्राउंड उसने डाल दिया कि सर आपकी जानकारी में लाया जाता है कि ये मूल्यांकन फॉर्म है, किन किन लोगों का है, ये उन्होंने डाल दिया। उसके बाद ये कमिटी जो कौन सी बनेगी, ये एसआरबी से कमिटी नॉमिनेट हो क्या है, ये डाल दिया इन्होंने। और यहाँ पर सारे जो मेंबर नॉमिनेट करने उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी है। और ये रूल फैक्ट्स क्या है उन्होंने सबमिट कर दिया। और आगे प्रपोजल लाइन ऑफ एक्शन इन्होंने बता दिया। ये यहाँ पर लास्ट में आप लोग देखिए, ये लाइन ऑफ एक्शन उन्होंने बता दिया और उन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये हो गया डॉकेटिंग। और यहाँ जो मैंने हाइपर लिंक किया, ये हो गया रेफरेंसिंग। आई होप योर क्वेरी इज सेटल्ड। एनी अदर क्वेरी? अभी अभी अनम्यूट अनम्यूट करके बोलिए, अभी आपका अलाउ हो गया, अनम्यूट करके बोलिए। बोल तो सकते हैं, सर बोलिए। जैसे आप बता रहे हैं कि डॉकेटिंग अगर कोई जैसे डायरेक्टर या फिर चीफ है वो उस पर कुछ लिख रहा है, तभी वो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे नोटिंग में। अगर डायरेक्टर ने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ साइन किए, तो भी डॉकेटिंग होगा सर कुछ उसमें या नहीं होगा? फिर तो डॉकेटिंग होगा ही नहीं बेटे। जी जी डॉकेटिंग सर। तभी होगा जब हायर अथॉरिटी ने कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह का दिया है तो। जी सर। अदरवाइज अदरवाइज अगर उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो बिल्कुल रूटीनली रूटीनली चलेगा। जैसे कि देखिए ये फाइल चल रखा है, आप यहाँ देख लीजिए, इस नोटिंग के ऊपर में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, यानी कि जी ऐसा सर। कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पर डॉकेटिंग नहीं हुआ है, लेकिन रेफरेंसिंग जरूर हुआ। ये देख लीजिए जी सर। इस पर्सन का कहाँ है, इन्होंने यहाँ पे अटैच कर रखा है, ये हो गया रेफरेंसिंग, है ना। जी सर। ये रेफरेंसिंग का पार्ट हो गया, तो यहाँ पर डॉकेटिंग की जरूरत नहीं ठीक, पड़ेगी। थैंक एनी यू सर। फर्दर क्वेरीज? नमस्कार सर, मैं एकता बात कर रही हूँ एनआरसी वन लीची मुजफ्फरपुर से। जी बताइए। सर मेरा अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो प्लीज आप ब्रीफ में डॉकेटिंग रेफरेंसिंग फिर से थोड़ा बता देंगे। मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली। ओके, ये देखिए जैसे ये नोटिंग है ना, तो अभी यस सर। ये देखिए यहाँ पर ये नोट स्टार्ट हुआ है, जी सर। 114 स्टार्ट हुआ है। और यहाँ के बाद सीधे उन्होंने जो भी बोल रहा है उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। अब यस। इसी सिचुएशन में मान लीजिए कि हमारे पास ये डाक आ रखा है, ठीक है। ये रिसिप्ट है जो हमने अटैच कर रखा है यहाँ पर। ये यस। टीओसी के अंदर जो सबसे लेटेस्ट रिसिप्ट है वो आ रखा है। इसको जैसे यहाँ पर डब्ल्यू ने मार्क कर दिया है किसी डीलिंग हैंड को कि आप इसको पुटअप करो, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है। तो चूंकि कोई यस। इंस्ट्रक्शन नहीं है,
तो इसमें डोकेटिंग में केवल और केवल हम चाहे तो सिंपल इतना लिखेंगे, द पीयूसी। यहाँ पर पीयूसी का मतलब हो गया पेपर अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जिस मैटर के बारे में हम नीचे बात करने वाले हैं वो कहाँ पर है। द पीयूसी में बी, या द पीयूसी इज प्लेस्ड एट पेज, जैसे ये कहां से कहां तक की पेज है, तो ये हो गया 289 एंड 289 टू 3 और समथिंग है, यहाँ जा देख लेते हैं। ये 281 टू 292, ये जितने भी असेसमेंट फॉर्म है, वो अगर मान लीजिए मोर देन 1 है, यानी कि एक से अधिक है, सपोज दैट कि ये पेज नंबर 219 से लेकर के 281 तक है, तो हम लिख देंगे द पीयूसी इज प्लेस्ड एट पेज 281/C टू पेज 292/C। और इसको हम यहाँ पर ये रेफरेंसिंग जो करते हैं वो रेफरेंसिंग कर देंगे, सो हायर ऑफिसर को ढूंढने में कोई इशू ना हो। ये हो गया प्री डोकेटिंग पार्ट, या डोकेटिंग का पहला हिस्सा, या प्री डोकेटिंग पार्ट हो गया। उसके बाद Yes. अगर जैसे इस ऑफिसर ने जो ये मार्क कर रहे हैं, इन्होंने कोई रिमार्क लिख दिया होगा, सपोज दैट यहाँ डायरेक्टर के पास आया होता और डायरेक्टर ने इस पोर्शन में यहाँ पर या कहीं ऊपर नीचे कहीं भी डार्क पे लिख दिया होता कि प्लीज पुट अप दिस फाइल टू द CFO विद इन 3 वर्किंग डेज। Okay, sir. तो यहाँ पर हम विद इन द कोटेशन मार्क के लिख देते, प्लीज पुट अप दिस फाइल टू द चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर विद इन 3 वर्किंग डेज। ये लिख दिया। उसके नीचे लिखते साइन, जिस ऑफिसर ने इंस्ट्रक्ट किया, तो किसने इंस्ट्रक्ट किया, अगर डायरेक्टर ने इंस्ट्रक्ट किया है तो साइंड बाय डायरेक्टर, और वहां पर नीचे डेट लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 वर्किंग डेज में लिखा है तो हमें पता भी रहना चाहिए डेट, या वैसे डेट उधर ही मिल जाएगा, अगर आज दिया है तो 30/8/2024। और यहाँ हम कोटेशन मार्क बंद कर देंगे, और इसे चाहे तो हम बोल्ड कर दे, इटैलिक्स कर दे, इसके फॉन्ट थोड़े से अदर के फॉन्ट से बड़े कर दे। और इसके बाद जो हमारा रूटीन नोटिंग है, जैसे रूटीन नोटिंग हमने शुरू कर दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। Yes, sir. Yes. तो ये पार्ट जो हो गया मेनली डोकेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। और ये कब करेंगे, जब ऑफिसर का यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रहेगा, जी. रेसिप्ट पर कोई रहेगा तो। और Yes, साथ sir. में ये डोकेटिंग क्यों किया जाता है, आप बताइए, आपको क्या लगता है ये क्यों करना जरूरी है। सर क्योंकि केस के जल्दी डिस्पोजल के लिए. बिल्कुल, अगर क्योंकि हायर अथॉरिटी ने अगर बोला है कि इसको 3 दिन में काम करना है, तो चूंकि चैनल में तो कई सारे लोग होते हैं, Yes, sir. हो सकता है आपको उस केस का सीरियसनेस पता है, लेकिन उस चैनल के किसी और ऑफिसर को उस केस का सीरियसनेस उतना पता नहीं. नहीं है। तो अगर ये जी. नोटिंग लिखा हुआ रहेगा तो उनके पास फाइल जाएगी, वो थोड़ा सा इसको एक्सपेडाइट कर देंगे। होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. सर इसमें जो आपने पेज नंबर 281/C लिखा है, तो ये सी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये मतलब कॉरस्पॉन्डेंस, बहुत अच्छा ओके सवाल। ओके मतलब सर। ये कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन, और कोई नोटिंग पोर्शन है, जैसे आप कोई नोट भी रेफर करते हैं तो ऐसा भी कर सकते करिए, ऐसा भी लिखिए आप, प्लीज सी नोट हैज 10 फॉर रेफरेंस। आप यहाँ पर नोट हैश 10 लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप इस नोट हैश 10 को सिलेक्ट करिए, और इसमें अगर पहले कोई 10 नंबर नोट है तो उसको यहाँ पर रेफरेंसिंग कर दीजिए। हेलो सर. तो इससे क्या होगा कि आप जो केस पुटअप करेंगे ना, तो हायर अथॉरिटी को वो चीज देखने में इजी होगा। ये यहाँ पर सीधे क्लिक करेंगे, उनको नोट 10 पर पहुंचा देगा। ओके। यस सर। संजना बोलिए, क्या बोल रहे थे आप, संजना बोले। सर एक से ज्यादा कमेंट्स होंगे तो भी में सारी कमेंट्स मेंशन करेंगे। पार्डन, स्पीक लाउडली।
सर पीयूसी में अगर एक से ज्यादा कमेंट्स होंगे ऑफिसर्स के तो सारे नोटिंग शीट में मेंशन करेंगे। नो, सीनियर मोस्ट, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर का कमेंट है। ओके, तो कंपेटेंट अथॉरिटी का जो होगा सर वही हाँ, कोड करेंगे उसमें। अगर अगर जैसे एक ही रेसिप्ट पे अगर तीनों चारों के हैं, अगर आप इंपोर्टेंस देख लीजिए कि बाकी यस। के कितने इंपोर्टेंट है। अगर सीनियर अथॉरिटी के कमेंट के अंदर सबके कमेंट समाहित हो गए हैं तो केवल आप सीनियर मोस्ट अथॉरिटी का लिखिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ भिन्नता है तो आप दोनों तीनों के नोट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, इससे भी थोड़ा सा पता चल जाएगा। सर नोटिंग कभी कभी बहुत जैसे ब्रॉड हो जाती है, कोई मैटर बहुत ब्रॉड होता है, तो समरी हम लोगों को लिखना चाहिए क्या उस? नहीं देखिए, जब आप ई ऑफिस में आप काम कर रहे हैं ना, तो ई ऑफिस में जैसे आप काम कर रहे हैं तो मोस्टली उतने बड़े फ्रॉड होंगे नहीं। और फिर भी आप चाहते हैं कि अलग से आप एक समरी शीट करें फ्लो चार्ट बना करके, तो कोई इशू नहीं है। आप उसको बना करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके और आप करस्पॉन्डेंस साइड में अटैच कर दीजिए। और आप नोटिंग में कहीं नीचे लिख दीजिए कि फॉर डिटेल of the case या for better reference of the case the summary placed at page so and so may be seen। एक लाइन कर दीजिए, कोई इशू नहीं, आप अलग से कॉरेस्पॉन्डेंट साइड में अटैच कर दीजिए और आप नोटिंग को अपना छोटा कर लीजिए। सर जैसे मैं स्टोर परचेज सेक्शन में हूँ तो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं तो साइन होती हैं, तो नोटिंग पे तो एज इट इज मेंशन कर नहीं पाते हैं। पार्डन? सर जो परचेज प्रोसीडिंग्स होती हैं एसपीएसी कमिटीज वगैरह की, तो हाँ उसको नोटिंग पे एज इट इज पुट अप करना चाहिए सर, या फिर मतलब करस्पॉन्डेंस साइट का मेंशन करके बस उसको रेफरेंस। नहीं, मैंने आपको क्या बताया था अभी? अभी जब हम प्रेजेंटेशन चल चल रहा था तो मैंने क्या बताया था कि वर्बेटिम रिप्रोडक्शन अच्छा। जो है कभी नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी है, आप उसमें जो डिसीजन का जो निचोड़ है ना, यस सर। ये देखिए आप फोर्थ पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, रीड आउट। Verbatim reproduction of extract of notes recorded on the same file should be avoided. Yes, sir. सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में भी कोई चीज लिखा है तो उसको मतलब एज इट इज उसी के हूबहू नोट नहीं लिखना है। Okay, sir. आपको उसको क्या करना है, प्रिसाइज करके निचोड़ लिखना है और नीचे लिख देना है कि फॉर डिटेल सी पेज सो एंड सो एट कॉरेस्पॉन्डेंस साइड। तो जिस भी ऑफिस तब करेंगे उनको क्या है, तो हाइपरलिंक है, Yes, sir. हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे वहां पर वो दिख जाएगा। Okay, sir. एनी अदर क्वेरी? चलिए, अगर और कोई क्वेरी नहीं है तो थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन वाले पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, आप में से कोई एक और इसका जवाब दीजिए। एनीवन प्लीज? रास्ता को अनम्यूट करवा दीजिए, अनम्यूटेबल करवा दीजिए। हाँ है सर, वो बोल सकते हैं, अनम्यूट है सर, अलाउड है यहाँ से। बोलिए, कोई एक आपसे बोलिए, एक क्या है?
जो लोग बता सकते बोलिए। अब आपको ये बोलने के लिए बोला गया, चार्ट में लिखने के लिए नहीं। A should invariably be indicated in the file. क्वेश्चन पढ़ दिया आपने। द नेम, डेजिग्नेशन एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द ऑफिसर अंडर whose signature the communication is to be issued, वो should invariably be indicated in the file or should invariably be indicated on the draft or can be decided after draft is approved. Sir, should invariably be indicated on the draft. Yes, correct. यानी कि आप कई बार देखते होंगे क्या कि आपको किसी दूसरे ऑफिस से लेटर आता होगा तो वहां पर केवल डेजिग्नेशन लिखा रहता होगा, डब्ल्यू या चीफ है, वहां पर किसी ऑफिसर का डेजिग्नेशन नहीं ये नाम नहीं लिखा रहता है। दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। अगर कोई भी हम कम्युनिकेशन अगर इशू करते हैं तो किस ऑफिसर के सिग्नेचर से हो रहा है उस ऑफिसर का नाम मस्ट होना चाहिए, और अगर उस ऑफिसर का कोई ईमेल आईडी और वो मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर है तो वो उसके लेटर हेड के या तो ऊपर में होना चाहिए या अदरवाइज उनके डेजिग्नेशन के नीचे वो चीज लिख देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम परचेज ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और जो सप्लायर है वो यहाँ वहां भटकते रहता है और कई बार सब्सिक्वेंटली हमसे कांटेक्ट करता है कि साहब आपके यहाँ से ये परचेज ऑर्डर आया, मैं किन से बात करूं। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑफिस प्रोसीजर फॉर ऑरल डिस्कशन एंड इंस्ट्रक्शन। अब आपके सुपीरियर ऑफिसर ने आपको वर्बली कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, सपोज दैट कोई मीटिंग हुई, डायरेक्टर साहब ने बोल दिया, मान लीजिए कि आप किसी गेस्ट हाउस के इंचार्ज हैं या स्टेट सेक्शन के इंचार्ज है, इलेक्ट्रिक सेक्शन के इंचार्ज है, चीफ साहब ने रास्ते में बोल दिया कि भाई ऐसा करो ये 5 बल्ब परचेज करके ले आओ और यहाँ यहाँ पर लगवा देना है 5 बल्ब। तो आप क्या करेंगे, उसका ओरल इंस्ट्रक्शन को मानेंगे या बोलेंगे नहीं साहब लिख के दो, क्या करेंगे? हम वेट सबसे पहले करेंगे सर जब जब तक लिखित में आएगा वो तब तक के लिए वेट करेंगे। Sir, as per verbal discussion with the competent authority करके उसको अगर अर्जेंट है तो कर सकते हैं। बिल्कुल, दो तरह की चीज है, अगर रूटीन टाइप का मैटर है या उसमें बहुत ही फाइनेंशियल चीज कोई ऐसा इन्वॉल्व नहीं है और आपको पता है कि रूटीनली होता है, तो यानी कि जो गुड स्पिरिट में जो भी वर्बल इंस्ट्रक्शंस है वैसे में क्या करेंगे, अगर बहुत ही अर्जेंट है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम पहले लिखित करके अप्रूवल ले, जैसे मैं केस एग्जांपल देता हूं आपको कि डायरेक्टर और चीफ वो दोनों कहीं बाहर गए, आउट ऑफ द स्टेशन टूर पर है, और वहीं से उन्होंने फोन कर दिया कि भाई आज शाम को डीडीजी का फोन आया है कि डीडीजी साहब शाम को गेस्ट हाउस में आएंगे आप, और कल वो मीटिंग करेंगे। आप ऐसा करो, देखो कि अपने पास फोल्डर है क्या मीटिंग के लिए, अगर मीटिंग के लिए फोल्डर है तो ओके, अगर नहीं है तो आप इमीडिएटली मार्केट से 20 फोल्डर परचेज करके ले आओ। तो आप इस केस में आप क्या करेंगे, आप ऐसे केसेस में चूंकि आपके पास समय भी नहीं है प्लस ऑफिसर यहाँ अवेलेबल भी नहीं है या टाइम कम है, रात को 8 बजे आपके पास या शाम को 6 बजे आपके पास फोन आया और कल सुबह 10 बजे मीटिंग है, तो ऐसे केसेज में आप इंतजार नहीं करेंगे लिखित का, आप क्या करेंगे इमीडिएटली मार्केट से जाके सामान प्रोक्योर करके ले आएंगे और एज सुन एज पॉसिबल आप उसको एक नोटिंग चला करके ई फाइल में कि इस तारीख को इस ऑफिसर ने इंस्ट्रक्ट किया इतने इतने लाने के लिए, अकॉर्डिंगली वी हैव परचेज दिस मच फाइल, इतना एक्सपेंडिचर आया, अप्रूवल में भी गिवन। अगर आपने खुद पैसा देकर के खरीदा है तो रिइंबर्समेंट के लिए लिखेंगे, या अगर दुकानदार को सीधे पेमेंट जाना है तो पेमेंट के लिए लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे फिर रिटर्न में ले लेंगे। करेक्ट? तो all points emerging from discussion between 2 or more officers on the same department and the conclusion reached will be recorded on the relevant files by the officer authorizing action। जो भी एक्शन ऑथराइज कर रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे और फिर ये हायर ऑफिसर से हम क्या करेंगे उस पर कंफर्म करवा लेंगे, जो पार्टिसिपेट के जैसे प्रोसीडिंग्स हम लिखते हैं उसमें, या अगर कोई परचेज हो गया तो उसको नोटिंग में ले जाकर के ये कर देंगे। और जो कोई भी ऑफिसर ऐसा वर्बल इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि जब उनके पास फाइल आएगा तो वो उस पर क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे, कंफर्मेशन देंगे। तो इसीलिए अगर रूटीन टाइप का केस है तो आप वर्बल इंस्ट्रक्शन पर बिना प्रायर अप्रूवल के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं इस केस में तो कुछ फिसी है, गड़बड़ है, तो ऐसे केसेज में
वर्बल इंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, आप इमीडिएटली उसको किसी ईमेल में या ई फाइल में, सपोज दैट ऑफिसर बोलेंगे कि नहीं मैं तो अभी आउट स्टेशन हूँ और हमारे यहाँ ई फाइल भी नहीं चल रहा है, तो आप क्या करिए, प्रयास करिए कि उसको आप नोट करके ईमेल में नोट करके और ईमेल भेज दीजिए कि सर मैंने आपको ईमेल भेज दिया, कृपया ईमेल पे ही आप मुझे कंफर्मेशन कर दीजिए, उस हिसाब से मैं एक्शन ले लूंगा। वो भी नहीं चला, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके, ये नहीं तो एसएमएस में मैसेज भर के डिटेल रख करके एक कंफर्म कर लेना है, ताकि कल को कोई सीनियर ऑफिसर मुकर नहीं जाए। लेकिन वो ऐसा होता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हायर अथॉरिटी किस तरीके से, उस हिसाब से, ठीक है। So an officer seeks confirmation of an oral order given by his or superior. The letter should confirm it in writing, whatever such confirmation sought, whenever such confirmation is sought. यानी कि बाद में आपको उसको कंफर्म करा करके रखना है। अब देखिए ड्राफ्टिंग के क्या प्रोसीजर है। अगर कोई रूटीन मैटर का केस है, जैसे किसको लीव सेंक्शन करना है, ये करना है, तो उसमें पहले से आपको ड्राफ्ट बना करके देने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी का पे फिक्सेशन का केस है, किसी का प्रमोशन ऑर्डर करना है, तो उसमें आपको पहले से ड्राफ्ट लगा करके कोई परचेज ऑर्डर प्लेस करना है, तो वहां पर जब आप नोटिंग अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो उस समय आपको ड्राफ्ट बना के भेजने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल टाइप का केस है, जैसे किसी केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर इशू करना है, या किसी का अलग अलग जगह पर पोस्टिंग करना है, तो ऐसे केसेज में नोट के साथ जो ऑर्डर इशू होगा उसका भी ड्राफ्ट बना के सबमिट कर दे तो ज्यादा बेटर रहता है, ताकि हायर ऑफिसर अगर उसमें कुछ रिवीजन करना चाहते हैं तो वो वहीं पर सजेस्ट कर दे और किसी तरह की गलती ना हो, उससे बचा जा सके। और साथ में आपको भी सुविधा रहेगा कि हायर ऑफिसर ने इसको देख लिया है। तो ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए? ड्राफ्ट का कोई भी फॉर्मेट होगा, लोग कई बार अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राफ्ट शुड बी क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज एंड इनकेपेबल ऑफ मिसकंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी तरह का गलत फहमी पैदा नहीं करे, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वही कम्युनिकेट हो। मतलब जैसे कई बार आपको कौन सी से ऐसा लेटर आ जाएगा जिसमें आपको कहना क्या चाह रहा है, वो एक है ना मुन्ना भाई में, अरे कहना क्या चाहते हैं वही पता नहीं चलता है, वो दिक्कत रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जो कह रहे हैं कोई भी वेगनेस हमारे ड्राफ्ट में नहीं रहना चाहिए। लेंदी सेंटेंसेज, अब्रप्शन, रुडेंसी, सुपरलेटिव, ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हमारा जो ड्राफ्ट है वो टू द पॉइंट होना चाहिए और वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ड्राफ्ट के स्ट्रक्चर के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके ई ऑफिस में ही जो ड्राफ्ट वाला है वहां पर आप देखिएगा अलग अलग तरह के ड्राफ्ट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसको रेफर करिए। यानी तो दूसरा एक चीज मैं आप लोग को और बता देता हूं, गूगल में सर्च करिएगा मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, तो सीएसएस का डीओपीटी मिनिस्ट्री में जो दिया है उसमें किस किस ड्राफ्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, वहां पर सारे स्ट्रक्चर उन्होंने बता रखे हैं, तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे आपको मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ड्राफ्ट के जो टाइप्स क्या होते हैं। एक लेटर, आप लोगों को पता है लेटर क्या होता है, जो नॉर्मली चिट्ठी हम भेजते हैं जिसको हम एप्लीकेशन के फॉर्म में भी दे देते हैं। डेमी ऑफिशियल लेटर, ये केवल सीनियर लेवल के ऑफिसर जब आपस में कोई चिट्ठी भेजते हैं तब होता है, और ये मोस्टली सेम रैंक के ऑफिसर या वन रैंक हायर लोअर के ऑफिसर के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। फिर आफ्टर ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम कई बार आप लोगों ने क्या देखा होगा कि कई ऑफिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को भी ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में इशू कर देते हैं या मेमोरेंडम कर देते हैं, जो कि गलत है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हमेशा लेटर के फॉर्म में होगा। ऑफिस मेमोरेंडम केवल उसको दिया जा सकता है जो हमारा ऑफिस का एम्प्लॉय हो, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कुछ पूछने के लिए या उसको कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे एलटीसी का गाइडलाइन आएगा तो उसके लिए क्या निकलेगा, ऑफिस मेमोरेंडम। पे कमीशन आएगा, पे कमीशन को कम्युनिकेट करने के लिए क्या निकलेगा, ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस ऑर्डर जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, उस केस में ऑफिस ऑर्डर आता है, या परचेज ऑर्डर जिसको बोलते हैं उसमें भी। ये ऑर्डर क्या होता है, जब कोई जुडिशियल सेमी जुडिशियल टॉपिक कोई होता है, जैसे किसी पर पेनल्टी अवार्ड करना हो, उस केस में ऑर्डर होता है। जैसे सेकंड अपील में कुछ अगर इशू करना हो, आरटीआई का फर्स्ट अपील से सेटिस्फाइड नहीं है और सेकंड अपील करना है, तो उस केस में क्या किया जाता है, ऑर्डर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वासी जुडिशियल मैटर होगा तब ऑर्डर इशू किया जाता है। रूटीन मैटर में ऑफिस ऑर्डर, यही ऑफिस ऑर्डर और ऑर्डर में यही डिफरेंस है। और एंडोर्समेंट आप देखते हैं कि आईसीआर हमेशा जब
डीओपीटी कोई चीज ऑर्डर करता है तो उसको आईसीआर इंडोर्स कर देती है, यानी कि अब हमारे ऑफिस में भी इंप्लीमेंट होगा। तो वो हो गया इंडोर्समेंट का फॉर्मेट, और एक हो गया सर्कुलर। इंटर डिपार्टमेंटल नोट आपको जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, ये एससीआर हेडक्वार्टर लेवल का मैटर है। नोटिफिकेशन आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग टेंडर का नोटिफिकेशन करते हैं या वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो रेजुलेशन भी हमारे लेवल पे भी नहीं है, वो एससीआर हेडक्वार्टर के लेवल पे जाएगा। प्रेस कम्युनिक यानी कि प्रेस में हम कुछ भी जो डालते हैं वो आ गया, और एडवर्टाइजमेंट जैसे टेंडर एडवर्टाइजमेंट ये सारे करते हैं, तो ये सब हो गया। अब यह है कि मेथड ऑफ डिलीवरी क्या है डाक को, बाय पोस्ट सर भी। हाँ सर मेरा सवाल डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में था हाँ, कि सर क्या ये एक ऑफिस के ही अंदर एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को भेजता है, या फिर एक ऑफिस का ऑफिसर दूसरे ऑफिस के ऑफिसर को भी इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है? सबसे पहले एक ही ऑफिस। आपका प्रश्न को मैं दोबारा समझ लूं, आपके कहने का मतलब है कि विद इन इंस्टीट्यूट, यानी कि यस सर। एक ही इंस्टीट्यूट के अलग अलग ऑफिसर के आपस में भी डेमी ऑफिसर लेकर भेजेंगे। यस सर, या फिर एक एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट के भी ऑफिसर से को कम्युनिकेट कर सकता है डेमी ध्यान ऑफिस? डेमी ऑफिशियल लेटर का पर्पस क्या होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर का पर्पस होता है हायर ऑफिसर का पर्सनल केयर इनवाइट करना, है ना। यस सर। विद इन द सेम इंस्टीट्यूट जो है, अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन भेजने से कोई काम नहीं हो रहा है, तो वहां पर तो इंटरकॉम भी है, इंटरकॉम पे बात करके काम करवा ले, या नहीं तो 10 मीटर 20 मीटर पर या 200 मीटर पर दूसरा कमरा होगा, उनके कमरे में जाके बैठ के काम करवा ले। तो विद इन द सेम ऑफिस कभी भी डेमी ऑफिशियल लेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कोई करता है तो इसका मतलब ये होगा कि उस दोनों ऑफिसर के बीच इतना बड़ा ईगो है कि एक ही ऑफिस में बैठे बैठे दोनों आपस में ना मिल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, इंटरकॉम पे बात कर सकते हैं। और जब वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर वहां पर डेमी ऑफिशियल लेटर भी कोई काम नहीं करेगा। डेमी ऑफिशियल लेटर हमेशा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस का, आपके इंस्टीट्यूट का नाम है एक्स, और आपको किसी वाई इंस्टीट्यूट से कोई इंफॉर्मेशन मंगाना है। आपने डब्ल्यू के लेवल से चिट्ठी भेज रखा है, उसका कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, 1 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए। लेकिन आपको पता है कि अगर वाई इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर अगर वहां के ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा कि भैया ये इन्फॉर्मेशन आज भेज दो, तो आ जाएगा वो इन्फॉर्मेशन पक्का। यस सर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपका डायरेक्टर अगर एक डेमी ऑफिशियल लेटर लिख देता है उस डायरेक्टर को, तो इससे क्या होगा कि आपके डायरेक्टर के साइन से अगर कोई लेटर गया वहां पर, तो उसको थोड़ा पर्सनल केयर देंगे कि यार इन डायरेक्टर का है जब है। तो समझ गए ना डेमी ऑफिशियल लेटर का पर्पस? यस यस सर। हायर लेवल ऑफिसर का पर्सनल अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए डेमी यस सर। ऑफिशियल लेटर का प्रयोग किया जाता है। ओके मेथड ऑफ बाय पोस्ट, बट बाय पोस्ट अब लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहले तो ईमेल के द्वारा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा ईमेल के द्वारा या ऑटो डिस्पैच। और जहां कहीं भी ईमेल, केवल ईमेल जाने से काम नहीं चलेगा, तो फिर वहां पर बाय पोस्ट और इन सब तरीकों से हम इसको करते हैं, ठीक है। इवन आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये देखिए सारे फॉर्मेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग। अब यहाँ पर मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, ये क्या करेंगे, ये सारी चीज आप लोग मैनुअल ऑफ ऑफिसर ऑफिस प्रोसीजर, ये आप लोग गूगल में टाइप करेंगे, आपको एक पीडीएफ फाइल पूरा मिल जाएगा, और उसमें आप लोग देख लीजिएगा थोड़े से अच्छे से। तो आपको किस लेटर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, बीओ लेटर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, लेटर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ऑफिस मेमोरेंडम का क्या होना चाहिए, ऑफिस ऑर्डर का क्या होता है, ऑर्डर का, ये सारे फॉर्मेट आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और लास्ट टाइम एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड प्लीज। कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए। पूछिए, किसी का कुछ क्वेरी समझाना, कुछ क्वेरी नहीं है आपका? आप चार्ट बहुत किए इसलिए मैं बोला आपको। सर जैसे आपने बताया था कि मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव में नोटिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में नोटिंग की जरूरत होगी सर, उसका क्या रीजन है सर? देखिए मैटरनिटी लीव और ये पैटर्निटी लीव ये क्या होता है कि फर्स्ट टू चाइल्ड तक एडमिसेबल है, ठीक है। तो जी आज सर। तक EHRMS में क्या करते हैं, इंप्लॉय के सारे डिटेल उसमें फिटअप करते हैं।
तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर में है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेता है इनके कितने डिटेल है, ठीक है। तो वो जी सर। मोस्टली अपने आप कैलकुलेट करके वो बता देता है, वो ऑटो प्रोसेस्ड हो जाता है। अगर किसी कारणवश अगर वो ऑटो प्रोसेस्ड नहीं हो रहा है तभी जाके आपको उसको नोटिंग में लेना पड़ेगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों में कितने लोगों ने अब तक ये एचआरएमएस से लीव अप्लाई किया है या सैंक्शन करवाया है? आपने कभी किया है एचआरएमएस से लीव अप्लाई? जी सर यस किया सर। है। किया है ना। ये एचआरएमएस में क्या है कि आप अपना लीव सबमिट करेंगे अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को। जी सर। का एक फिक्स टाइम है, अगर फिक्स टाइम में रिपोर्टिंग ऑफिसर ने देखा तो ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है। और ऑटो फॉरवर्ड होकर किनके पास चला जाता है? रिव्यू रिव्यूइंग ऑफिसर, अथॉरिटी के। है ना, रिव्यू अथॉरिटी के पास। अब रिव्यू अथॉरिटी के पास ऑटो फॉरवर्ड नहीं होता है, वो जब चाहे वो उनको अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर जैसे कोई इस तरह का मैटर है जहां पर केवल एआई भी काम नहीं कर पाता है और उसको हमको फाइल पे लेना है, तो जो रिव्यू अथॉरिटी है वो या जो नोडल ऑफिसर है वो उनको बोलेंगे कि फाइल पर पुटअप कर लो, और जहां पर ये ऑटो कर लेता है तो फिर उसको फाइल पे पुटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जी सर। ओके, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो अब मैं थोड़ा जाना चाहूंगा वो रिटायरमेंट। हाँ नहीं सर, टाइम भी हो गया। ये तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। तो मुझे लगा कि सर ये तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा उनके लिए सर। सर थोड़ा पीपीटी आपका कल थोड़ा दे देंगे, मैं इनको शेयर कर दूंगा जो भी आप शेयर किए इनसे। बिल्कुल। ओके ओके सर।